So hello friends, I am Sanjeev Jain and I welcomes you in our YouTube channel Jain Sir Accounts and Business Speaker's Choice। तो आज फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है ऑनलाइन, लेकिन क्या किया जाए, ये पीरियड ही, ये टाइम ही ऐसा है। तो आज थोड़ा सा तो मुस्कुरा दीजिए, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे थोड़ा सा हंस दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा तो हंस रहे होंगे मेरी बात को सुन करके। चलिए, बट हम हमेशा की तरह से अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, वी आर कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, change in profit sharing ratio among the existing partners and goodwill, nature and methods of its valuation। क्या है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर 2। फंडामेंटल का चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, जिसमें मैंने आपको 9 टॉपिक्स क्लियर करे हैं जो वीडियो में दिए हुए हैं। आप वीडियोस को देख करके उन 9 टॉपिक्स को अलग अलग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर नंबर 2 को, तो इसमें आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो गुडविल को वैल्यूएट करते हैं उसके कितने मेथड होते हैं, उसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एंड व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि any change in the partnership agreement gives rise to change in the relationship among the partners, ठीक है। Any change in the partnership agreement gives rise to change in the relationship among the partners। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप है उसमें भी इफेक्ट होगा, उसमें भी थोड़ा फर्क आएगा। इसी को हम बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब कोई दो पार्टनर को, मैंने पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप को डिफाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहां पर यही है कि एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर थोड़ा सा भी कोई चेंज आना गिव्स राइज टू चेंज इन द रिलेशनशिप। तो पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप है उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसी को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसका जो रिजल्ट होता है, जो चेंजेस आते हैं पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, चेंज आने की वजह से जो पार्टनर्स में चेंजेस आते हैं वो कैसे चेंजेस होते हैं, किस तरीके की रिलेशनशिप, कहां पर कौन सा इफेक्ट करता है। इसका ये होता है कि एज अ रिजल्ट द existing agreement comes to an and a new agreement comes into existence, and the firm continues। इसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है और पार्टनरशिप
यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो रिलेशनशिप है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसी को तो बोलते हैं ना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका जो क्या है रिजल्ट, एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, है ना, एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। यानी जो पुराना जो एग्रीमेंट है वो तो एंड हो जाता है और जो नया एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और फर्म जो होती है वो कंटिन्यू रहती है, फर्म चलती रहती है, ठीक है ना। इट ऑलवेज लीड टू, इट ऑलवेज लीड टू change in the profit sharing ratio, profit sharing ratio among partners, इसको बोलते हैं। अब ऐसे कौन से जो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से चेंज आता है, ठीक है ना। तो ऐसे फॉलोइंग आर सर्कमस्टेंसेस। तो कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, देखिए जब चेंज आता है, नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स आपस में जब स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैपिटल हो सकता है एक कैपिटल 5 लाख ला रहा है, एक कैपिटल 4 लाख ला रहा है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब दोनों अभी इस टाइम पर मान लीजिए कि एक्स और वाई है और एक्स का शेयर है 5:3, ठीक है, ये रेशियो इनका दिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर शेयर इन्होंने डिसाइड किया कि इक्वल होगा। तो जब इनका इक्वल फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो ये सिचुएशन बनेगी जब ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एक सर्कमस्टेंसेस तो ये बनेगा। सेकंड बनेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनर के एडमिट होने से क्या होगा, वो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और गुडविल इंट्रोड्यूस करेगा। ये रूल है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन द बिजनेस देन ही विल इंट्रोड्यूस कैपिटल एंड गुडविल। तो उसकी कैपिटल आने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो में जो है चेंज आएगा। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो एक ये भी सर्कमस्टेंसेस बन गया। थर्ड, अभी रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लीजिए कि कोई पहले से जैसे ए, बी एंड सी तीनों बिजनेस कर रहे हैं, ड्यू टू द हेल्थ इश्यू ए चला गया, उसको हेल्थ ने साथ नहीं दे रही और ए ने डिसाइड किया कि विल टेक रिटायरमेंट। तो क्या होगा कि बी और सी बचेंगे ना, तो बी और सी जो बचेंगे तो फिर ए के जाने से उन दोनों के रेशियो में भी चेंजेस आएंगे। तो एक इस वजह से जो है रिटायरमेंट होने की वजह से चेंजेस आएंगे, एक सर्कमस्टेंसेस ये हो जाता है। एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसकी डेथ होने की वजह से जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे तो वो आपस में जो प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे उसको भी शेयर करेंगे, तो उसकी डेथ होने की वजह से भी उसमें चेंजेस आएंगे। फिफ्थ, एमलगेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, AMLGAMATION, amalgamation of two पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों पार्टनर हैं और कहीं पर सी और डी किसी और फर्म में है, तो ये दोनों अलग अलग फर्म है। एक फर्म ये है, दोनों पार्टनर है, एक फर्म ये है, और दोनों चाहते हैं कि आपस में ये दोनों कंबाइन हो जाए। तो जब कंबाइन हो जाएंगी दोनों का आपस में, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी तो फिर एमलगेशन यानी कि दोनों चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंजेस आएंगे ए, बी, सी और डी के होने से।
तो ये मैंने जो बताया आपको, तो ये मैंने इसलिए बता दिया है ताकि थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन मैंने आपको उसको दे दिया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अभी मैं जो करा रहा हूँ आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करा रहा हूँ। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आप देख लीजिए कैसे करेंगे आप लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कुछ मेथड्स इसके जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, and third is capitalization method, capitalization method। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए, पहले मैं आज आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे से कर लेंगे। तो फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके भी 2 टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में, दोनों टॉपिक के बारे में। तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एंड एवरेज प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करने का होता है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये हो जाता है, ये एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कई बार किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने में या बाय करने में कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस होता है। इंसिडेंटल एक तरीके से ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस, जो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जब होगी तो उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो अगर लॉस होता है तो लॉस को आप करेंगे प्लस, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को करेंगे माइनस। ये तब करेंगे जब हम इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन होगी, जब हम एसेट्स को सेल करेंगे। तो सेल करने से तो लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा, तो लॉस को प्लस करना है एंड प्रॉफिट को आपने माइनस करना है। तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस के सिचुएशंस में आते हैं। इसके बाद इसमें एक वेटेज भी होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है, इसमें जो गुडविल का फॉर्मूला है वो तो सेम ही है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बट यहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा अगर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो इस तरीके से आपका ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्लियर हो जाता है। And then we will discuss about the second is, which is their super profit method. So let us start super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालनी होगी तो क्वेश्चन में देगा आपको कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसमें हाउ विल यू कैलकुलेट द गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू सुपर
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, now started. This is our second formula for calculating the goodwill is super profit method. So as per this formula, super profit method, the formula of goodwill is equal to super profit into number of years purchase, and we have to calculate the super profit from this formula. Super profit is equal to average profit और actual profit minus normal profit. एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है, वो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो फॉर्मूला उससे मिल जाएगा, और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज में से एक्सपेंसेस होंगे, जैसे सैलरी, रेम्यूनरेशन, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को दिए गए होंगे। पार्टनर्स को अगर सैलरी दी है, रेम्यूनरेशन दिया है, तो उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट में से जब आप एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता लग गया कैसे निकालना है। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर है, तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे आप? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है ये परसेंटेज में दी होती है, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में ये परसेंटेज में दी होगी, तभी फॉर्मूला बनता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है, इसमें भी दो मेथड है कैपिटलाइजेशन के अंदर। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले ए बता देता हूं। ए कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें जो गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला है इसका। और कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला है, फॉर्म प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में दी होगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला तो आपके पास में ये है ही, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपका जो है ये कैपिटलाइजेशन बाय गुडविल जो है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल जाएगी। सेकंड इज कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करना है? इसमें जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होगी, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। एंड सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला वही जो आपने ऊपर लगाया था। यहाँ पर जो आपने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल किया था वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा मैं फिर भी लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके फ्रेंड, गाइस, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बेटा, मौसियों, नानियों, ठीक है,
तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। और एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर बताया ही है, ये एवरेज और एक्चुअल निकालने के लिए यहाँ पर लिखा है ना, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का होता है एवरेज में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस से। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तो सेम फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, ये भी ऊपर मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ऐसे इसका ये नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई तो आप आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए और उन बच्चों को भी दीजिए जो बच्चे थोड़ा वीक हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, यूट्यूब पर आप शेयर कीजिए, इंस्टा पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। भगवान से यही प्रार्थना है, यही दुआ है। धन्यवाद।